क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप शायद कई सालों से पुराने रोमन सम्राटों और दार्शनिकों के सिद्धांतों पर चल रहे हैं और आपको इसका अंदाजा तक नहीं। नहीं, इसका मतलब चोगा पहनना या अचानक से ग्लेडिएटर की लड़ाई देखने का मन करना नहीं है। बात आपकी सोच की है। आज हम धूल भरी किताबों के दाढ़ी वाले बुद्धिमानों की नहीं, बल्कि आपकी बात करेंगे। हम 5 ऐसे बिल्कुल अप्रत्याशित संकेत देखेंगे जो बताते हैं कि आपकी जिंदगी में पहले से ही स्टोइकवाद मौजूद है। और मैं वादा करता हूं, इनमें से कुछ संकेत आपको सच में हैरान कर देंगे। ये स्टोइकों के बारे में उन सभी रूढ़ियों को तोड़ देंगे जो उन्हें भावनाहीन और ठंडी मूर्तियों जैसा मानते हैं। क्या आप अपने अंदर के छिपे हुए दार्शनिक को जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। संकेतों पर जाने से पहले आइए एक बात जल्दी से स्पष्ट कर लें। जब ज्यादातर लोग स्टोइक शब्द सुनते हैं तो वे एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो अपनी सभी भावनाओं को दबा देता है। एक ऐसे व्यक्ति की जिसका चेहरा पत्थर जैसा हो और जिसे किसी चीज की परवाह न हो। लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असली स्टोइकवाद भावनाओं का अभाव नहीं है, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने की कला है। यह कुछ भी महसूस न करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं का गुलाम न बनने के बारे में है। प्राचीन स्टोइक जैसे सम्राट मार्कस ऑरेलियस, नाटककार सेनेका और पूर्व दास एपिक्टेटस भी हार्डमांस के इंसान थे। उन्होंने भी धोखे, बीमारियों, राजनीतिक साजिशों और नुकसान का सामना किया था। उनकी फिलॉसफी कोई अकादमिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक क्रूर दुनिया में जीवित रहने और फलने फूलने के लिए एक व्यावहारिक ऑपरेटिंग सिस्टम थी। यह शांति, साहस और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपकरणों का एक सेट है। और जैसा कि पता चलता है, इनमें से कई उपकरणों का इस्तेमाल हम आज भी सहज रूप से करते हैं। तो यह रहा पहला और शायद सबसे अहम संकेत। आप मन ही मन घटनाओं को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक वो जिन पर आपका नियंत्रण है और दूसरे वो जिन पर नहीं। और उन दूसरे पर अपना दिमाग खराब नहीं करते। कल्पना कीजिए, आप ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। आपको एक जरूरी मीटिंग के लिए देर हो रही है। चारों तरफ गाड़ियां हॉर्न बजा रही हैं। हर कोई परेशान है। लेकिन आप स्टीयरिंग पर हाथ पटकने और दुनिया भर को कोसने के बजाय एक गहरी सांस लेते हैं, अपना पसंदीदा पॉडकास्ट चला लेते हैं या फोन करके अपने देर से पहुंचने की सूचना देते हैं। आप समझते हैं कि आपके चिल्लाने से ये जाम हटने वाला नहीं। नियंत्रण की द्वैतता इसी को कहते हैं। आप ट्रैफिक, मौसम, वैश्विक अर्थव्यवस्था या अपने बॉस के मिजाज को नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन इन चीजों पर आपकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होती है। आप अपने विचारों को, अपने शब्दों को और अपने कार्यों को नियंत्रित करते हैं। यह सीधा सा विचार बिखरे हुए मन और तनावपूर्ण नसों के लिए एक असली सुपरग्लू का काम करता है। यह आपको अपनी जिंदगी पर दोबारा अधिकार का एहसास कराता है, तब भी जब लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है। ये उदासीनता नहीं है, ये ऊर्जा का रणनीतिक बंटवारा है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बधाई हो, आप पहले से ही एक स्टोइक की तरह सोचने लगे हैं। आइए इस पहले सिद्धांत को गहराई से समझें, क्योंकि यह बहुत मौलिक है। यह सिर्फ ट्रैफिक जाम के बारे में नहीं है, यह आपके पूरे जीवन के बारे में है। मान लीजिए आपको वह पदोन्नति नहीं मिली जिसकी आपको उम्मीद थी। अन्यायपूर्ण बॉस पर हफ्तों गुस्सा करने के बजाय आप स्थिति का विश्लेषण करते हैं। आपके नियंत्रण में क्या था? आपके काम की गुणवत्ता, साक्षात्कार की तैयारी, आपके कौशल। क्या आपके नियंत्रण में नहीं था बॉस की निजी राय, कंपनी का बजट या किसी अन्य अधिक उपयुक्त उम्मीदवार की उपलब्धता? स्टोइक दृष्टिकोण यह है कि आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद में सुधार सकते हैं। शायद आपको कुछ अतिरिक्त कोर्स करने चाहिए या अपना रेज्यूमे अपडेट करके दूसरी कंपनियों में अवसर देखने चाहिए। आप अपनी ऊर्जा को बेकार के गुस्से से रचनात्मक कार्य की ओर मोड़ते हैं। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। आप किसी दूसरे व्यक्ति को आपसे प्यार करने या बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कैसा व्यवहार करते हैं।
आप कितने ईमानदार और खुले विचारों वाले हैं। अपने नियंत्रण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना कमजोरी का नहीं, बल्कि अपार आंतरिक शक्ति और परिपक्वता का प्रतीक है। इस गुण का एक अप्रत्याशित पहलू यह है, जो लोग नियंत्रण की द्वंद्वता को समझते हैं वे अक्सर बाहर से ज्यादा प्रभावी और सफल दिखते हैं। लेकिन यह कोई जादू नहीं है। इसका रहस्य यह है कि वे उन चीजों पर अपना समय और मानसिक ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जिन्हें वे बदल नहीं सकते। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक दिन के लिए 100 इकाई ऊर्जा है। एक सामान्य व्यक्ति उनमें से 50 इकाई अतीत के पछतावे, भविष्य की चिंताओं और दूसरों पर क्रोध में खर्च कर देगा। उसके पास वास्तविक और जरूरी कामों के लिए सिर्फ 50 इकाई ऊर्जा बचेगी। वहीं एक स्टोइक विचार रखने वाला व्यक्ति इन बेकार की बातों पर, मान लीजिए, केवल 10 इकाई खर्च करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह समय रहते खुद को यह याद दिलाता है, यह मेरे नियंत्रण में नहीं है। और इस तरह उसके पास काम, परिवार, शौक और आत्मविकास के लिए 90 इकाई ऊर्जा बचती है। उसके पास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कहीं अधिक संसाधन होते हैं। इसलिए अगर आपने कभी खुद में यह देखा है कि आप उन परिस्थितियों को आसानी से जाने देते हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, और इसके बजाय अपने स्वयं के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जान लीजिए आप उत्पादकता बढ़ाने के लिए सबसे शक्तिशाली लाइफ हैक में से एक का उपयोग कर रहे हैं, जिसे 2000 साल पहले ही खोज लिया गया था। इसे समझदारी से कैसे अभ्यास करें? एक सरल अभ्यास है। अगली बार जब आप चिंता, क्रोध या बेचैनी महसूस करें, तो एक पल के लिए रुकें और खुद से बस एक सवाल पूछें, जो बात मुझे परेशान कर रही है, क्या वह मेरे पूरे नियंत्रण में है, आंशिक नियंत्रण में है, या मेरे नियंत्रण से बाहर है? उदाहरण के लिए, परीक्षा का परिणाम आंशिक नियंत्रण में है। आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न पत्र के सवाल या परीक्षक का मूड नियंत्रित नहीं कर सकते। आपके बारे में दूसरों की राय आपके नियंत्रण से बाहर है। आपकी अपनी ईमानदारी और दयालुता पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। यदि कुछ आपके बस में नहीं है, तो उसे स्वीकार कर लें। मौसम की तरह, आप बारिश पर गुस्सा नहीं होते, है ना? आप बस छाता लेते हैं। यदि कुछ आंशिक नियंत्रण में है, तो केवल अपने हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें। जो कुछ आपके हाथ में है, वह करें और परिणाम को छोड़ दें। यह अभ्यास, ध्यान की तरह, समय के साथ एक आदत बन जाता है, और यही आदत मानसिक शांति का आधार है। आइए बात करते हैं दूसरे अजीब लक्षण की। आप कभी-कभी सबसे बुरे हालात की कल्पना करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? हमें तो हमेशा सकारात्मक सोचने और सफलता की कल्पना करने को सिखाया जाता है। पर आप इसके ठीक उलट कभी-कभी बैठकर सोचते हैं, क्या होगा अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया? अगर यह प्रोजेक्ट फेल हो गया तो? अगर मैं बीमार पड़ गया तो? बाहर से यह निराशावाद या यहां तक कि आत्म प्रताड़ना लग सकता है। लेकिन प्राचीन स्टोइक दर्शन शास्त्री इसे प्रीमेडिटेशियो मलोरुम या बुरी घटनाओं पर पूर्व चिंतन कहते थे। और ये एक बेहद शक्तिशाली तरीका है। इस अभ्यास का मकसद खुद को डिप्रेशन में धकेलना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है किसी संभावित आपदा को उसकी सबसे बड़ी ताकत से वंचित करना। वो ताकत है उसकी अचानकता और उससे पैदा होने वाला डर। जब आप शांत मन से सबसे बुरे विकल्प पर विचार करते हैं, तो अक्सर आपको एहसास होता है कि वह उतना भी भयानक नहीं है। मान लीजिए नौकरी चली गई। आप क्या करेंगे? नई नौकरी ढूंढेंगे। आपके पास हुनर है, बचत है और दोस्त हैं जो मदद करेंगे। आप मानसिक रूप से एक प्लान बी तैयार करते हैं, और इसी पल डर कम हो जाता है। यह इस आत्मविश्वास में बदल जाता है कि आप इस स्थिति को संभाल लेंगे। आइए समझते हैं कि मुसीबतों का पूर्व चिंतन, यानी बुराई के बारे में पहले से सोचना, कैसे काम करता है। सबसे पहले यह आपको नियति के आघातों के प्रति अधिक सहनशील बनाता है। जब कोई बुरी घटना सच में घटती है, तो ये आपके लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं होती। आप मानसिक रूप से पहले ही उस स्थिति में रह चुके होते हैं। आपका मन तैयार रहता है। ये घबराहट से बचाने वाले टीके जैसा है। आप इनकार और क्रोध की अवस्था में
कीमती समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि सीधे समस्या के समाधान की ओर बढ़ते हैं। दूसरे, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभ्यास आपके पास अभी जो कुछ भी है, उसके लिए कृतज्ञता के भाव को अविश्वसनीय रूप से बढ़ा देता है। जब आप कल्पना करते हैं कि आपकी नौकरी चली गई है और फिर आंखें खोलते ही महसूस करते हैं कि वह अभी भी आपके पास है, तो आप उसकी कद्र बहुत ज्यादा करने लगते हैं। जब आप किसी गंभीर बीमारी की कल्पना करते हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य के सुख को नई गहराई से महसूस करते हैं। यह विरोधाभास आपको उन साधारण चीजों की सराहना करना सिखाता है जिनकी आप आमतौर पर परवाह नहीं करते या जिन्हें स्वाभाविक मानते हैं। इस प्रकार बुराई के बारे में सोचकर आप वास्तव में अपने वर्तमान जीवन को कहीं ज्यादा खुशहाल और सचेत बनाते हैं। यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे स्टोइक विचारकों ने हजारों साल पहले समझा था। एक गलत फहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। इस अभ्यास का तथाकथित आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, के नकारात्मक पहलू से कोई लेना देना नहीं है। उनके बारे में सोचने से आप अपने ऊपर दुर्भाग्य को न्योता नहीं देते। सोचना ऐसे काम नहीं करता। आप सिर्फ सोचकर भूकंप नहीं ला सकते या अपनी नौकरी नहीं गंवा सकते। आप तो बस अपने अंदरूनी मन को संभावित बाहरी घटनाओं के लिए तैयार करते हैं। यह एक मानसिक अभ्यास है, ठीक वैसे ही जैसे अग्निशमन कर्मी मॉक ड्रिल करते हैं। वे आग लगने का नाटक इसलिए नहीं करते कि आग लग जाए, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि अगर कभी ऐसी स्थिति आए तो वे उसके लिए तैयार रहे। इसके अलावा यह विषैली सकारात्मकता, टॉक्सिक पॉजिटिविटी का एक शक्तिशाली तोड़ है। यानी यह विचार कि हमें हमेशा हर चीज में केवल अच्छा देखना चाहिए और किसी भी नकारात्मक विचार को दबाना चाहिए। कभी कभी संभावित जोखिमों और समस्याओं पर एक यथार्थवादी नजर डालना ही सबसे स्वस्थ और रचनात्मक तरीका होता है। तो अगर आप कभी कभी खुद को मन ही मन सबसे बुरे परिदृश्यों, वर्स्ट केस सिनेरियोस की कल्पना करते हुए पाते हैं, तो खुद को निराशावादी होने के लिए मत कोसिए। हो सकता है कि आपकी अंतरात्मा आपके मनोबल को मजबूत करने के लिए किसी प्राचीन स्टोइक तकनीक का इस्तेमाल कर रही हो। इस तकनीक का सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें, इसे लगातार करने और खुद को नकारात्मक कल्पनाओं में डुबोने की कोई आवश्यकता नहीं है। सप्ताह में एक बार इसे बस कुछ मिनट देना ही काफी है। अपनी किसी एक चिंता को चुनें। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक रूप से बोलने का डर। शांति से बैठें और विस्तार से अपनी सबसे भयानक विफलता की कल्पना करें। आप मंच पर गए और सारे शब्द भूल गए। लोग हंस रहे हैं, आप पर होटिंग हो रही है। अपनी कल्पना में शर्म और अपमान की इस भावना को पूरी तरह से महसूस करें और फिर अपने आप से सवाल पूछे, तो क्या अगले दिन क्या होगा? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं, आप घर लौटेंगे। आपके करीबी लोग आपका साथ देंगे। एक हफ्ते बाद इसके बारे में कोई याद भी नहीं करेगा। आप समझेंगे कि आपके डर वास्तविकता से कहीं ज्यादा डरावने हैं। यह तरीका वास्तविक घटना से पहले चिंता के स्तर को काफी हद तक कम कर देता है, जैसे आपने पहले से ही हल्के रूप में इस डर का अनुभव कर लिया हो। और जब आप असल में मंच पर जाएंगे, तो आपका दिमाग पहले से ही जानता होगा कि सबसे खराब स्थिति में भी कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसे ठीक न किया जा सके। तीसरा लक्षण, जो शायद आपको और भी अजीब लगे, आप समय समय पर जानबूझकर खुद को थोड़ी असुविधा देते हैं। उदाहरण के लिए, आप गर्म पानी उपलब्ध होने पर भी ठंडा स्नान करने का फैसला करते हैं या कुछ किलोमीटर पैदल चलते हैं जबकि बस से जा सकते थे। या आप भले ही वजन घटाने के मकसद से ऐसा न कर रहे हो, फिर भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए जानबूझकर दोपहर का खाना छोड़ देते हैं। या एक रात आप आरामदायक बिस्तर की बजाय फर्श पर सोते हैं। क्यों? सुखवाद और सिर्फ खुशी की खोज के नजरिए से यह एक बेमतलब की आत्मयातना लग सकती है, लेकिन स्टोइकिज्म के दृष्टिकोण से यही एक प्रशिक्षण है। यह जिम जाने जैसा है, पर शरीर की मांसपेशियों के लिए नहीं, बल्कि आपकी इच्छा शक्ति और मन की मांसपेशियों के लिए। हर छोटी नियंत्रित चुनौती आपको यह साबित करती है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सहन कर सकते हैं। आप वास्तविक जरूरत को सिर्फ आराम की इच्छा से अलग करना सीखते हैं।
आप समझते हैं कि आप कम में भी गुजारा कर सकते हैं, और ये आजादी का एक अविश्वसनीय एहसास देता है। आप कठिनाइयों से डरना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप उन्हें नियमित रूप से खुद ही पैदा करते हैं और उन पर विजय पाते हैं। स्टोइक दार्शनिक, जिसे स्वैच्छिक असुविधाएं कहते थे, उस अभ्यास का गहरा अर्थ क्या है? सबसे पहले, यह आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अधिकतम आराम की तलाश में है, हमारी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। हम सुविधाओं के इतने आदी हो जाते हैं कि जरा सी असुविधा भी हमें विचलित कर देती है। जैसे लिफ्ट का खराब होना एक बड़ी आफत लग सकती है, या 1 घंटे के लिए इंटरनेट चला जाए तो हम बेचैन हो उठते हैं। स्वैच्छिक असुविधा हमें खुद पर नियंत्रण वापस दिलाती है। जब आप जानबूझकर कठिन रास्ता चुनते हैं, तो आप स्वयं को वह करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं जो आवश्यक है, न कि वह जो आपका मन चाहता है। यह कौशल बाद में आपको वास्तव में महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करता है। एक जटिल परियोजना को पूरा करना, व्यायाम को बीच में न छोड़ना, या अपना वादा निभाना। दूसरे, ये आपके कंफर्ट जोन का विस्तार करता है। जो पहले असहनीय लगता था, वह सहने योग्य बन जाता है। ठंडे पानी का स्नान शुरुआत में चौंकाने वाला होता है, लेकिन एक सप्ताह में आप इसके अभ्यस्त हो जाते हैं, और इसके बाद बाहर की ठंडी हवा आपको उतनी डराती नहीं है। आप कम नाजुक और किसी भी परिस्थिति के प्रति अधिक अनुकूलनीय बन जाते हैं। आप अटूट हो जाते हैं। कठिनाइयां आपको तोड़ती नहीं, बल्कि और मजबूत बनाती है। स्वैच्छिक असुविधा का एक और अप्रत्याशित और बहुत सुखद पहलू है। यह आराम से मिलने वाले सुख के एहसास को अविश्वसनीय रूप से तीव्र कर देता है। कल्पना कीजिए, पूरा दिन पैरों पर खड़े रहने के बाद एक आरामदायक कुर्सी पर बैठना कितना सुकून भरा लगता है। ठंडी फुहार लेने के बाद गर्म तौलिए में खुद को लपेटने का क्या मजा है। एक बार का खाना छूट जाने पर सबसे साधारण भोजन भी कितना स्वादिष्ट लगता है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां बुनियादी सुख सुविधाएं एक सामान्य बात बन गई है, और हम उनकी कद्र करना भूल गए हैं। हम उन्हें स्वाभाविक मान लेते हैं। जानबूझकर उठाई गई असुविधाएं हमें कुछ समय के लिए इन सुख सुविधाओं से दूर कर देती है, और जब हम वापस उनमें लौटते हैं, तो हमें लगभग बच्चों जैसी खुशी और कृतज्ञता का अनुभव होता है। यह हमारे आनंद के संवेदकों, रिसेप्टर्स को रीसेट करने जैसा है। आप जो आपके पास है, उसकी सराहना करना शुरू कर देते हैं, और उन लगातार नए नए सुखों के पीछे भागना बंद कर देते हैं, जो फिर भी सच्ची संतुष्टि नहीं देते। इस प्रकार सचेत रूप से असुविधा को गले लगाकर आप विरोधाभासी रूप से अपने जीवन में समग्र खुशी और संतोष को बढ़ाते हैं। इसे बिना किसी अति के कैसे शुरू करें? आपको तुरंत साइबेरिया के जंगलों में सर्वाइवल हाइक पर जाने की जरूरत नहीं है। छोटी शुरुआत करें। उससे शुरू करें जो आज आपके लिए आसानी से उपलब्ध है। कोई एक चीज चुने। उदाहरण के लिए, इस हफ्ते आप हमेशा लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे, या एक दिन बिना चीनी और कॉफी के रहने की कोशिश करें, या फिर शाम भर के लिए अपना फोन दूसरे कमरे में छोड़ दें। जरूरी है कि ये आपका सचेत चुनाव हो, और ये आपके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित भी हो। अपनी भावनाओं और अनुभूतियों पर ध्यान दें। आपका दिमाग इसका विरोध करेगा, शिकायत करेगा, और आपको सब कुछ छोड़ देने के लिए मनाएगा। आपका काम बस इतना है कि आप इस आंतरिक आवाज को देखें, और जो आपने तय किया है उसे करते रहें। हर बार जब आप इस छोटी सी आंतरिक लड़ाई में जीत हासिल करते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, और आप इस बात पर और ज्यादा यकीन करने लगते हैं कि आपका आराम और आपकी खुशी बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा आपकी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। और यही तो स्टोइक दर्शन के मुख्य विचारों में से एक है। चौथा संकेत, यह दो हिस्सों में बढ़ता है, ठीक वैसे ही जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसका पहला हिस्सा यह है कि आप समय समय पर जीवन की नश्वरता के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये आपको उदास नहीं करता, बल्कि इसके विपरीत आपको प्रेरित करता है। आप खुद को ये सोचते हुए पा सकते हैं, मैं शाश्वत नहीं हूं, समय बीत रहा है। यह विचार कई लोगों में डर और घबराहट पैदा करता है।
लेकिन एक स्थिर और शांत मन वाले व्यक्ति के लिए यह प्राथमिकताओं को निर्धारित करने का एक सबसे शक्तिशाली उपकरण है। इस अभ्यास को मेमेंटो मोरी कहा जाता है, यानी मृत्यु को याद रखो। जब आप ये याद रखते हैं कि आपका समय सीमित है, तो आप खुद से सही सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। जो मैं अभी कर रहा हूं, क्या वह सचमुच महत्वपूर्ण है? क्या वह झगड़ा जिसमें मैं उलझ गया हूं, मेरे कीमती पलों के लायक है? क्या वह सीरियल जिसे मैं लगातार 5 घंटे से देख रहा हूं, मेरे समय का सबसे अच्छा उपयोग है? नश्वरता का यह एहसास हर अनावश्यक चीज, हर फालतू बात और दिखावे को दूर करता है। यह आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करता है जिनका वास्तविक महत्व है। अपनों के साथ संबंधों पर, रचनात्मकता पर, दूसरों की मदद करने पर और दुनिया को समझने पर। यदि मृत्यु का विचार आपको डराता नहीं, बल्कि आपको अधिक पूर्ण जीवन जीने और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो यह एक बहुत ही स्थिर और संयमी सोच का संकेत है। इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसे अमोर फाती कहते हैं, जिसका अर्थ है अपनी नियति से प्रेम। यह एक गहरा और उन्नत स्तर है। इसका मतलब सिर्फ जो हो रहा है उसे स्वीकार करना नहीं, बल्कि उसे दिल से अपनाना और उससे प्यार करना है। इसमें सब कुछ शामिल है, बिना किसी अपवाद के। अच्छा हो या बुरा, सफलता हो या असफलता। ऐसा क्यों? क्योंकि यह सब आपकी अनोखी जिंदगी का ही हिस्सा है। स्टोइक मानते थे कि ब्रह्मांड में एक गहरी समझ है और जो कुछ भी होता है उसका कोई कारण और उद्देश्य होता है, भले ही हम उसे तुरंत समझ न पाए। अमोर फाती का मतलब है वास्तविकता से लड़ना छोड़ देना। ये काश ऐसा न होता, या अगर ऐसा होता तो, जैसी सोच से आजादी है। इसके बजाय आप कहते हैं, हाँ, यह हुआ और यह ठीक है, यह मेरे सफर का हिस्सा है। मैं इससे क्या सीख सकता हूं? आपको नौकरी से निकाल दिया गया। अमोर फाती, यह शायद एक ऐसा मौका है कि आप ऐसी नौकरी ढूंढें जो आपको सच में पसंद हो। आपका अपने साथी से रिश्ता टूट गया। अमोर फाती, ये खुद को बेहतर जानने और ये समझने का अवसर है कि आप रिश्तों से क्या चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप त्रासदियों पर खुशी मनाएं। इसका मतलब यह है कि आप उन्हें जीवन का एक स्वाभाविक अंग माने और उनमें विकास की संभावना देखें। मेमेंटो मोरी और अमोर फाती का आपस में क्या संबंध है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से निखारते हैं। मेमेंटो मोरी आपका दिशा सूचक है। यह आपको बताता है कि क्या करना है और अपने सीमित समय में अपनी ऊर्जा कहां लगानी है। यह आपको सही दिशा में कदम उठाने में मदद करता है। अमोर फती आपका आंतरिक मार्गदर्शक या एक व्यक्तिगत प्रतीक है। यह आपको सिखाता है कि जब आप कर्म कर रहे होते हैं तो हर परिस्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। यह आपको वास्तविकता को सही दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। कल्पना कीजिए, आप एक जहाज के कप्तान हैं। मेमेंटो मोरी आपको याद दिलाता है कि आपकी यात्रा सीमित है, अनंत नहीं। आपको छोटी मोटी बातों में उलझे बिना अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। वहीं अमोर फाती आपको सिखाता है कि तूफान और शांति दोनों को प्रेम से स्वीकार करे, क्योंकि ये दोनों ही समुद्र का हिस्सा है, आपकी यात्रा का अभिन्न अंग है। बिना तूफानों के आप जहाज चलाना और चुनौतियों का सामना करना नहीं सीखेंगे, और बिना शांत समुद्र के आप अनुकूल हवा के महत्व को नहीं पहचान पाएंगे। जो व्यक्ति इन दोनों सिद्धांतों को अपनाकर जीवन जीता है, वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन जाता है। उसे अपने मार्ग से भटकाना मुश्किल है, क्योंकि उसे अपनी मंजिल पता है, और उसे तोड़ना असंभव है, क्योंकि वह अपने रास्ते में आने वाली हर परिस्थिति को, हर मौसम को स्वीकार करता है। शायद आपको लग रहा होगा कि ये सब बातें बहुत दार्शनिक हैं और असल जिंदगी से इनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन जरा खुद पर गौर कीजिए। क्या आपकी जिंदगी में ऐसे पल नहीं आए जब कोई मुश्किल आई, लेकिन सालों बाद जब आपने पीछे मुड़कर देखा तो समझा कि वो आपके भले के लिए ही हुआ था? शायद वही नौकरी का छूटना आपको आपके जीवन के असली मकसद तक ले गया। वो दर्दनाक रिश्ता टूटना ही आपके सच्चे प्यार के लिए जगह बना गया। वो असफल प्रोजेक्ट आपको वो सिखा गया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। अगर आपके पास ऐसा अनुभव है,
और आप इस प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख गए हैं, तो आप पहले से ही अमोर फती का अभ्यास कर रहे हैं। आप सिर्फ किस्मत के आगे घुटने नहीं टेक रहे, बल्कि उसके साथ मिलकर चलना सीख रहे हैं। आप बाधाओं को दीवारें नहीं, बल्कि सीढ़ियां समझने लगते हैं। यही तो स्टोइक दर्शन का सर्वोच्च स्तर है। यह सिर्फ निष्क्रिय समर्पण नहीं, बल्कि जीवन को उसकी पूरी भव्यता में सक्रिय और रचनात्मक तरीके से स्वीकार करना है। यह किसी भी जहर को दवा में, किसी भी बाधा को एक नए रास्ते में बदलने जैसा है। अगर यह विचार आपके दिल को छूता है, तो आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा एक स्टोइक है। अंत में, पांचवां और कुछ हद तक चौंकाने वाला संकेत, आप अपनी समस्याओं को ऊपर से देखने की क्षमता रखते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। जैसे, आपने किसी छोटी सी बात पर अपने सहकर्मी से झगड़ा कर लिया। आप गुस्से और नाराजगी से भरे हुए हैं। इस पल, आप एक कदम पीछे हटते हैं और मानसिक रूप से उस स्थिति से खुद को दूर कर लेते हैं। आप खुद को अपने दफ्तर में देखते हैं, फिर आप पूरी इमारत देखते हैं, फिर अपना इलाका, अपना शहर। आप तब तक दूर होते रहते हैं जब तक आपको ग्लोब पर अपना देश न दिखने लगे। फिर पूरी पृथ्वी एक छोटा नीला गोला, जो अनंत काले अंतरिक्ष में घूम रहा है, और कहीं उस गोले पर अरबों इमारतों में से किसी एक में एक छोटा सा इंसान आप बैठा है और एक दूसरे ऐसे ही छोटे इंसान पर गुस्सा कर रहा है। अब आपकी समस्या आपको कितनी बड़ी लगती है? ब्रह्मांड के पैमाने पर यह कितनी महत्वपूर्ण है? यह तरीका, जिसका अभ्यास खुद मार्क ऑनरेलियस करना पसंद करते थे, इसे विशाल दृष्टि कहा जाता है। यह आपकी भावनाओं को कम नहीं आंकता, बल्कि उन्हें सही संदर्भ में रखता है। यह दिखाता है कि हमारी कितनी ही चिंताएं कितनी क्षणिक और महत्वहीन होती हैं। यह ऊपर से देखने का नजरिया हमें क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव देता है? सबसे पहले, यह हमारे अहंकार को शांत करता है। अहंकार हमारा वह हिस्सा है जो हमारी समस्याओं को ब्रह्मांड का केंद्र मानता है। यह चिल्लाता है, यह अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे चोट पहुंची है। ऊपर से देखने का यह नजरिया अहंकार को हल्के से पर दृढ़ता से उसकी असली जगह दिखाता है। यह बताता है कि दुनिया हमारे इर्द गिर्द नहीं घूमती। यह एक अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक एहसास है। आप हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं। शिकायत और गुस्सा शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनका ईंधन, आत्म महत्व की भावना, समाप्त हो जाती है। इसके बजाय मन में शांति आती है, और यहां तक कि अपनी ही परेशानियों के प्रति हल्की सी विडंबना भी। आप सिर्फ अपना दृष्टिकोण नहीं, बल्कि पूरी तस्वीर देख पाते हैं। आप समझते हैं कि आपका सहकर्मी भी शायद अपनी किसी बात को लेकर परेशान है, और उसकी कठोरता का आपसे सीधा कोई लेना देना नहीं था। यह दृष्टिकोण सिर्फ शांति ही नहीं, बल्कि करुणा भी पैदा करता है। आप खुद के और दूसरों के प्रति अधिक समझदार और सहिष्णु बनते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि ऊपर से देखना समस्याओं से भागने या ये जताने का तरीका नहीं है कि वे मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद से कहें, मेरी समस्याएं कोई बड़ी बात नहीं, मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगा। आपकी भावनाएं वास्तविक और महत्वपूर्ण हैं। इस तरीके का उद्देश्य आपकी भावनाओं को कम आंकना नहीं है, बल्कि उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में लाना है। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी संग्रहालय में एक पेंटिंग देखना। अगर आप उसके बहुत करीब जाएंगे, तो आपको सिर्फ रंग के अलग अलग धब्बे दिखाई देंगे। पूरी पेंटिंग को समझने के लिए आपको कुछ कदम पीछे हटना होगा। समस्याओं के साथ भी ठीक ऐसा ही है। जब हम किसी समस्या के अंदर होते हैं, तो हमें केवल नाराजगी, डर या गुस्सा दिखाई देता है। ऊपर से देखना हमें एक सुरक्षित दूरी पर हटने और पूरी तस्वीर को देखने की अनुमति देता है, उसके कारण, परिणाम और संभावित समाधान। यह हमें भावनात्मक प्रतिक्रिया से तार्किक विश्लेषण की ओर बढ़ने में मदद करता है। तो अगर तनाव के क्षणों में आपने खुद को सहज रूप से स्थिति से ऊपर उठते और उसे दूर से देखते हुए पाया है, तो जान लीजिए, आप स्टोइक दर्शन के सबसे उत्कृष्ट और उपयोगी उपकरणों में से एक का उपयोग कर रहे हैं। इस तरीके का अभ्यास सचेत रूप से कैसे करें? ये बहुत आसान है।
और इसके लिए किसी खास समय की जरूरत नहीं है। अगली बार जब आपको लगे कि भावनाएं आप पर हावी हो रही हैं, चाहे वह परीक्षा से पहले की चिंता हो, किसी बहस में गुस्सा हो या आलोचना से मिली ठेस, तो बस 30 सेकंड के लिए रुक जाए, अपनी आंखें बंद करे और मानसिक रूप से ऊपर की ओर यात्रा शुरू करे। कल्पना करें कि आप एक कमरे में हैं। उस कमरे को ऊपर से देखें, फिर अपने घर को, अपनी गली को, पूरे शहर को, बादलों की ऊंचाई से, उपग्रह की ऊंचाई से, महाद्वीप और फिर पूरे ग्रह को देखें। ब्रह्मांड की शांति और विशालता को महसूस करें। कुछ सेकंड के लिए उस बिंदु पर रहे और फिर धीरे धीरे वापस अपने शरीर में, अपने कमरे में लौट आए। अपनी आंखें खोलें। आप देखेंगे कि आपकी भावनात्मक तीव्रता कम हो गई है। समस्या वही है, लेकिन वह अब उतनी बड़ी और सब कुछ निगलने वाली नहीं लगेगी। आपके पास अब उसे गंभीरता से सोचने के लिए मानसिक जगह और शांति है। यह एक शक्तिशाली ध्यान है जो किसी भी समय उपलब्ध है। और अगर आप पहले से ही ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आप संयमी आत्मनियंत्रण के सही रास्ते पर हैं। तो आइए संक्षेप में बात करें। आप एक गुप्त स्टोइक हैं अगर आप, पहला, सहज रूप से समझते हैं कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं, और पहले वाले पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा, कभी कभी सबसे बुरे हालात की कल्पना करते हैं ताकि आप उनके लिए तैयार रहें और वर्तमान की कीमत समझें। तीसरा, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए समय समय पर जानबूझकर थोड़ी असुविधा सहते हैं। चौथा, जीवन की नश्वरता को याद रखते हैं ताकि आप अधिक सार्थक जीवन जी सकें और भाग्य के सभी उतार चढ़ावों को अपनी यात्रा का हिस्सा मानते हैं। पांचवा, अपनी समस्याओं को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता रखते हैं ताकि भावनाएं आप पर हावी न हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टोइकिज्म भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है। यह साहस, ज्ञान और आत्मनियंत्रण के बारे में है। यह एक व्यावहारिक दर्शन है जो जीवन की सभी चुनौतियों के बावजूद एक अच्छा जीवन जीने में मदद करता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हम में से कई लोगों के भीतर पहले से ही इसके बीज मौजूद है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया और आपने खुद को इसमें कहीं पाया, तो कृपया लाइक करें और नए वीडियो मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आपके लिए एक सवाल, इनमें से कौन सा लक्षण आपने अपने अंदर देखा? या शायद आपके पास एक गुप्त स्टोइक का अपना कोई छठा लक्षण है? टिप्पणियों में जरूर लिखें। आपकी कहानियां पढ़ना बहुत दिलचस्प होगा।